मतलब जब इनको डिथ्रोन किया गया, वाजिद अली शाह को डिथ्रोन करके उनको कलकत्ता भेजा गया, तो ऐसा लग रहा था मानो शरीर से उनके प्राण चले गए हैं। किसी एक काम को करने से मना कर देता है, उसको कहा जाता है म्यूटिनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया कि अगर किसी राजा रानी की कोई मेल सक्सेसर नहीं होता है तो उसके राज्य को उनके ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। मतलब हीरो समझा जाता था जिन्होंने इंडियंस को सरप्राइज किया, मतलब जिन्होंने इस रिवोल्ट को सरप्राइज किया, उनको बहुत हीरो समझा जाता था। जैसे हीरो आता है ना, मूवी में आता है, वो सारे विलियंस को मार देता है, डिशुम डिशुम करके सबको मार देता है, और वो हीरो ही होता है। बाद में सारे विलियंस मर जाते हैं और वो हीरो और उसकी हीरोइन और उसके मम्मी पापा वो सब खुश खुश रहते हैं। ऐसे ही ये जिन्होंने इस रिवोल्ट को सरप्राइज किया था, दबाया था, उनको हीरो माना गया कि यार ये बहुत अच्छे हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 11, जिसका नाम है रिबेल्स एंड राज। तो इस पूरे चैप्टर में हम 1857 के रिवोल्ट को जानने वाले हैं। ये रिवोल्ट क्यों हुआ, किसने किया, क्या इसके पीछे रीजन थे, क्या ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कौन कौन से लीडर ने कहां से पार्टिसिपेट किया और अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया इसमें, ठीक है, और इसके चलते क्या रिजल्ट निकला इसका, ये सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। और साथ साथ में जानेंगे किस तरह से इस रिवोल्ट को सरप्रेस किया गया, और पीजेंट्स ने, जमींदार ने, सिपॉयज ने और जो आम लोग थे उन्होंने किस तरह से इसे पार्टिसिपेट किया। तो हम जानने वाले हैं ये सारी सिचुएशन, सारी की सारी कहानी इस चैप्टर के अंदर। वाकई में चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिबेल्स एंड द राज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे पैटर्न ऑफ रिबेलियन, ठीक है। मतलब जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो पहले उसके लिए प्लान करना पड़ता है, चाहे हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए हम पहले प्लान करते हैं कि कैसे क्या हमें एग्जीक्यूट करना है, आगे इसकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये जो रिबेल हुआ था, ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, क्यों ये स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले ना इसका हम बेसिक जान लेते हैं कि इसका बेस क्या था, एक्चुअल में कहां से स्टार्ट हुआ था, इसके बीज कहां से बोए गए थे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड विद द रिबेलियन ऑफ अ सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे। ये एक सोल्जर से स्टार्ट होता है जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मूवी भी देखी होगी आपने, आमिर खान वाली, है ना। तो ये मंगल पांडे से स्टार्ट होता है, मतलब ये वो सोल्जर था, मंगल पांडे, ठीक है, वो सोल्जर थे जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश आर्मी में आवाज उठाई। उनकी आवाज को हालांकि दबा दिया गया, लेकिन वो बहुत ही एग्रेसिव होकर के और अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बाद में उनको हैंग आउट कर दिया गया था, ठीक है। तो ही वॉज, किसको बोल रहे हैं, मंगल पांडे को। मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर ऑफ 34 बंगाल इन्फेंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो 34 नंबर की जो इन्फेंट्री थी, अब ये इन्फेंट्री क्या होती है, 34 नंबर की, से क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि एरिया में ना छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां जो होती हैं, ग्रुप जो होते हैं वो तैनात कर दिए जाते हैं, नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। बंगाल में 34 नंबर की जो इन्फेंट्री थी वहां पर मंगल पांडे काम किया करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ही वॉज पोस्टेड एट द, फिर उनको पोस्टेड कर दिया गया, कहां पर, बैरकपुर में, ठीक है, लोकेटेड इन द बंगाल, जो कि बंगाल में लोकेटेड है, कहां पर, बैरकपुर में। दे अटैक द रेजिमेंट ऑफिसर लेफ्टिनेंट बाग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेफ्टिनेंट जो बाग थे, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे, जो कमांड किया करते थे सोल्जर्स को कि आपको इस तरह से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो उनके कुछ गलत डिसीजन से मंगल पांडे ने क्या किया, अपने खिलाफ आवाज उठाई और उनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। अटैक करने के बाद उन पर हमला किया और उनका मर्डर कर दिया। अब उनको इंजर्ड करने के बाद में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो चुप थोड़ी ना बैठेगी। उन्होंने कहा किसने की ये हरकत, फटाफट से अरेस्ट करके लाओ उसको। जब उनको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस जो है उनको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, किसको, मंगल पांडे को। ही वॉज ऑर्डर टू बी अरेस्टेड बट हिज फेलो सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट हिम। लेकिन उनके फेलोज ने, मतलब उनके संग साथियों ने उनको अरेस्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। क्यों किया, मंगल पांडे आस्क्ड हिज द कंपेयर, मंगल पांडे ने कहा कि मैं इनको किसी काम के लिए बोल रहा था लेकिन मेरी ये बातें सुन नहीं रहे थे, ठीक है।
तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ा अपनी बात को रखने के लिए, जो वाकई में इनजस्टिस थी, ठीक है। तो उन्होंने बात नहीं सुनी, इसकी वजह से नो वन लिसन टू हिम, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। जब उनको अरेस्ट करने के लिए आए तो उनको अरेस्ट नहीं करने दिया, तो सोल्जर्स ने कहा कि ये बात हुई थी, उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था। सो मंगल पांडे ट्राई टू टेक हिज लाइफ विद हिज गन, बट इन दिस अटेम्प्ट ही कुड ओनली द गेट इंजर्ड, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जो है गन को उठाया और उनके जैसे ही मतलब उन पर अटैक किया तो वो इंजर्ड हो गए, ठीक है, वो मारे गए। सो आफ्टर दिस ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। तो इस घटना के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को उनको हैंग कर दिया गया, उनको हैंग आउट कर दिया गया, मतलब उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि इनकी जो फांसी की जो डेट तय हुई थी वो हुई थी 11 अप्रैल 1857, बट इनको 3 दिन पहले ही फांसी दे दी गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना एग्रेसिव लीडर थे, राइट, और बहुत क्विकली एक्शन लिया करते थे। तो अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये 3 दिन और जिंदा रहे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, सोल्जर्स को हमारे खिलाफ भड़का सकते हैं और एक बहुत अनकंट्रोल होने वाली सिचुएशन ये क्रिएट कर सकता है। इसलिए उनको 11 के बजाय 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया गया। रेवोल्यूशनरी द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये ऐसे पहले सोल्जर थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए अपने खिलाफ होते हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हाउ द म्यूटिनी बिगिन। ये तो उसका बेसिक था। जो एक्चुअल हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है वो यहां से होती है कि क्यों होती है ये म्यूटिनी, ये सिपाही म्यूटिनी क्या थी, सबसे पहले हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो हाउ द म्यूटिनी बिगिन, तो ये म्यूटिनी क्या होती है, पहले म्यूटिनी को जानते हैं। जब सोल्जर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है, किसी एक काम को करने से मना कर देता है, उसको कहा जाता है म्यूटिनी। क्लियर। सिपाही म्यूटिनी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि सिपाहियों ने उस काम को करने से मना किया था, इसीलिए इसको सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है। म्यूटिनी का सिंपल सा जो है मीनिंग है यहाँ पर कि जब किसी काम को बहुत सारे लोग ग्रुप में इकट्ठे होकर के मना कर देते उसको म्यूटिनी कहा जाता है। मतलब एक तरह से उनके अगेंस्ट कहा जाता है, जो भी उन्होंने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ने पास किया ऑर्डर, उसके अगेंस्ट जो आवाज उठाते उसको एक तरह से म्यूटिनी कहा जाता है। सिपाही म्यूटिनी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि सोल्जर्स ने अपने जो उनके आर्मी में जो काव और पिगफेट के जो न्यू कार्टेजेस थे यूज करने के लिए उनके कमांडर बोल रहे थे, तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ये न्यू कार्टेजेस को यूज नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में इसको क्या कहा जाता है, सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है। ये क्यों स्टार्ट हुई थी, इफ one were to place the dates of these mutiny chronological order, if would appear that as the news the mutiny one town to another traveled to next, the sepoy there took arms. टुक अप आर्म्स। अब क्या कहते हैं कि सोल्जर्स के अंदर क्या हो रहा था कि एक दिन ना, अभी आगे बताऊंगी, तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि सोल्जर्स ने रिवोल्ट, सोल्जर्स के अंदर भगदड़ मच गई थी, आर्मी के अंदर भगदड़ मच गई थी। क्यों मची थी, क्या हुआ था उसमें, तो मैंने बताया ना कि न्यू कार्टेजेस के लॉन्च करने पर सिपाहीज ने उनको मना किया था, तो इस चक्कर में ये जो सिचुएशन थी, ये बात थी, ये एक रेजिमेंट से या एक इन्फेंट्री से दूसरी इन्फेंट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। ठीक है, कि यहां पर हमने मना कर दिया तो कोई भी जाकर के मैसेंजर जाकर के दूसरी इन्फेंट्री को बोल कर है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना है। जैसे एक यूनिटी होती है ना, जैसे बस ड्राइवर ने वो कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, डॉक्टर स्ट्राइक कर देते हैं, कोई और स्ट्राइक कर देता है, तो जो लोगों की मतलब एक कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल जो ग्रुप होता है, डॉक्टर का अलग ग्रुप होता है, टीचर्स का अलग ग्रुप होता है, बस ड्राइवर्स का अलग होता है, ठीक है, और बाकी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो अगर वो मिलकर किसी काम को सरकार के अगेंस्ट होकर के बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, फॉर एग्जांपल कि बस ड्राइवर है, उन्होंने किसी बात को लेकर के गवर्नमेंट से डिमांड करी, गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो वो क्या करेंगे, सारे के सारे एरिया में जितने भी बस ड्राइवर है या कंट्री के अंदर जितने भी बस ड्राइवर हैं उस एरिया में, पर्टिकुलर उस स्टेट में, तो सारे स्ट्राइक पर आ जाएंगे। मतलब एक की बात दूसरे ने मानी, तो इस तरीके से ऐसे ही ये जो रिवोल्ट था, जब इन्होंने न्यू कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया था, तो इस सिचुएशन में ये बात दूसरे इन्फेंट्रीज में भी पता चलती है। तो द सेपॉय बिगेन टू द एक्शन विद द सिग्नल। अचानक से क्या होता है, सेपॉयज ने अचानक से सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया। सिग्नल कैसे दिया, अचानक जोर जोर से बिगुल बजाने लगे, हवा में फायरिंग होने लगी, टेलीफोन लाइंस काट दी गई, ठीक है, भगदड़ मच गई, उनके जो वो थे वेपन्स रखने वाले जो रूम्स थे उनको लूट लिया गया, और जितने भी कैदी वहां पर प्रिजनर्स इंडियंस को बनाया हुआ था वहां पर उनके दरवाजों को खोल करके उनको फ्री करवा दिया, उनको रिलीज करा दिया गया। इस तरह की सिचुएशन हो रही थी। तो इसमें आगे क्या कहते हैं, इसमें आगे कहते हैं कि
दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया, साथ साथ में क्या किया, दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग, द जेल, ट्रेजरी, टेलीफोन ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलो, बर्निंग ऑल द रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने जला दिए, जो भी उनकी रिकॉर्ड रूम था, रिकॉर्ड रूम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हुए थे सारे के सारे उन्होंने जला दिए, बर्न कर दिए। एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द व्हाइट मैन बिकम अ टारगेट। हर कोई, हर सिपाही, यानी कि जो सिपाही किसको बोलते थे, इंडियन आर्मी में जो भी हिंदू और मुस्लिम एज अ सोल्जर काम किया करते थे उसको सिपाही कहा जाता था। तो सभी सिपाहीज का टारगेट कौन था, ये व्हाइट मैन थे, ये गोरे लोग थे ना, कहीं भी इनको देखते थे बस उनको शूट आउट कर देते थे, उनको मार दिया करते थे, राइट। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी यहां पर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन। अब देखो, it is clear that there was a communication between the sepoy lines of the various cantonments after the 7th। अब ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई थी कि एक जगह से दूसरी जगह पर बात कैसे पहुंच रही है। अगर यहां पर सेना में रिवोल्ट हो रहा है, रिबेल छिड़ गया है यहां पर, तो वो बात कैसे पहुंची, जाहिर सी बात है कि उन्होंने टेलीफोन किया होगा कि फटाफट से जल्दी से आर्मी ले आओ और हमें सिपोइस को सप्रेस करना है जो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, दूसरी आर्मी के जो कमांडर वगैरह थे उनको फोन करके बुलाया कि भाई इस तरह से हमारी आर्मी में इस तरह की एक्टिविटीज होने लगी है तो फटाफट से आ जाए। तो सबसे पहले सिपाहीज ने क्या किया, टेलीफोन लाइंस को ही कट कर दिया, बोलो अब तुम कहां से बोलोगे, ठीक है ना। उसके बाद they refused to, after that the 7th अवध रेगुलर कैवलरी had refused to accept the, तो उन्होंने क्या किया, ये जो अवध में 7th नंबर की जो रेगुलर कैवलरी थी, इन्होंने न्यू कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उनको जॉबलेस कर दिया, उनको वहां से निकाल दिया, उनको पनिश किया गया, मारा पीटा गया और उनको साथ साथ में जॉब से भी निकाल दिया गया। अब ये सोचो 100 में से, मैंने क्या कहा, 100 में से या 95 थे या 100 के बीच में जो जिन सोल्जर्स ने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था, उनमें से क्या हुआ था कि 90 सोल्जर्स को तो जॉबलेस कर दिया गया। मैंने क्या कहा, 90 सोल्जर्स को तो जॉबलेस कर दिया गया। अब ये जो 5 बचे थे ना, इन्होंने क्या किया, ये तो जानबूझकर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कि पीछे का काम हम अपने आप देख लेंगे, आप जाइए। तो इन्होंने ये जो 5 थे जो कि उनमें शामिल नहीं थे, इंक्लूड नहीं थे, ये पीछे का, ये बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे थे। जैसे जो सोल्जर्स को प्रिजनर किया हुआ था ना, जिन भी इंडियंस को प्रेजेंट किया हुआ था, तो उनको रिलीज, उनके जाकर के गेट खोलना है, ठीक है, उनको रिलीज करना है, साथ साथ में उनको बताना है कि वेपन्स रूम कहां पर है। तो इस तरह से वो उनकी हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो इन 90 सोल्जर्स को जॉबलेस कर देते हैं और ये जॉबलेस होने के बाद ये घर पर नहीं बैठे, ये क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। और ये कहां पर आकर मिलते हैं, देखो यहां पर बताया गया ना कि दे रोट द 48th नेटिव इन्फेंट्री, दे हैड टू एक्टेड दैट द फेथ एंड अवेटेड द 48th ऑर्डर। और उन्होंने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरी इन्फेंट्रीज में जाकर के और सोल्जर्स को अपने साथ मिलाए कि अब हमें क्या करना है, ठीक है, लड़ाई तो छिड़ी गई है, रिवोल्ट तो छिड़ी गया, अब तुम हमारा साथ दो। तो अलग अलग आर्मीज में जाकर के वहां पर सोल्जर्स को अपने साथ लेते हैं और फिर ये कूच कर जाते हैं कहां पर, दिल्ली में। तो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम यहां पर दूसरी जगह क्या देखेंगे कि कैप्टन हर्से। अब पहले मैंने क्या बताया कि हर इंडियन का, हर सिपाही का टारगेट था ये व्हाइट पर्सन, जिसको भी व्हाइट पर्सन को देखते ये लोग उस पर मतलब अटैक करने लग जाते, उनको मार देते थे। लेकिन एक यहां पर डाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट को होता है कि ये जो कैप्टन हर्से थे, इंडियंस ने इनको क्यों नहीं कोई नुकसान पहुंचाया, क्या रीजन था कि इनको सिक्योर करके रखा हुआ था। अब उनका डाउट, उनका शक जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पक्का होने लगता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचा, देखो ये डाउट था, सोचा कि कैप्टन हर्से ने इस रिवोल्ट को कुछ ना कुछ तो हवा दी है। कहने का मतलब ये कि इन्होंने ही सोल्जर्स को गाइड किया होगा कि तुम लोग ऐसे करो, तब जाकर तुम्हें इंसाफ मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, ठीक है। तो कैप्टन हर्से द अवध मिलिट्री पुलिस, कैप्टन हर्से को अवध मिलिट्री पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। क्यों दी जाती है, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, रीजन पता नहीं चला, सिर्फ ये डाउट था कि शायद उन्होंने सोल्जर्स की हेल्प करी होगी, इसीलिए ये सिक्योर है। हालांकि चाहते इंडियंस तो इनको मार सकते थे, इनको जेल में डाल सकते थे, इनको वहां से भगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इनको तो सिक्योर रखा। सिक्योर के साथ साथ में इनको प्रोटेक्शन भी दी गई, भाई इनको कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। नेक्स्ट कहते हैं कि
the 41 नेटिव इन्फेंट्री विच वॉज स्टेशन द सेम प्लेस। अब इसमें बताया गया है कि जो अवध में जो मिलिट्री पुलिस इनको जो दी गई थी, मतलब इनको प्रोटेक्शन दी गई थी, सेम अवध में ही 41 नंबर की जो नेटिव इन्फेंट्री थी विच वॉज स्टेशन द सेम प्लेस, जो कि उसी में थी, अवध में थी, चार्ल्स बेल। तो उनमें एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था चार्ल्स बेल। तो हु रोट वन ऑफ द, तो इसने क्या किया, इसने अपने बुक में लिखा, एक स्टेटमेंट दी कि द अर्लीस्ट हिस्टोरियन ऑफ द अपराइजिंग नोटेड दैट द पंचायत, हो सकता है कि ये रातों रातों को कोई पंचायत कर रहे हो, पंचायत ने कोई डिसीजन लिया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक डाउट था, लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी सोचे जा रहे थे। रीजन किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में रीजन क्या था। ये जो काउर पिगफैट है ना, इसका भी मैं बताऊंगी कि आगे क्या था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीडर्स एंड द फॉलोअर्स टू फाइट द ब्रिटिश। क्या था, 10 मई को क्या होता है, 10 मई 1857 को ये जो सोल्जर्स को वहां से जॉबलेस कर दिया गया था, तो ये 10 मई को इनको जॉबलेस किया गया, वहां से निकाल दिया गया, भगा दिया गया वहां से, और ये 10 मई से 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, बहादुर शाह जफर से एक तरह की एक्सेप्टेंस लेते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाइए इस 1850, क्योंकि आप सुप्रीम अथॉरिटी, आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, आप सुप्रीम अथॉरिटी है, आपकी अथॉरिटी को लेकर के डॉक्यूमेंट साइन करवा के, और हम जब अलग अलग राजाओं के पास जाएंगे तो वो आपके ऑर्डर को मना नहीं करेंगे, डिसोबे नहीं करेंगे। तो बहुत सारे जो लोकल जमींदार हैं या राजाज हैं, किंग्स हैं, ठीक है, तो वो आपकी बात को मानेंगे और हमारे साथ हमारे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, हमारे साथ हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि देखो भाई, मैं हो गया हूं बूढ़ा, ना मेरे से भागा जाता है, ना मेरे से तलवारबाजी करी जाती है, ना मैं भाले चला सकता हूं, ना मैं गन चला सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तो बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, सब काम हम करेंगे, बस आपको ये करना है, यस ओके करना है, और आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, इतना काम करना है, बाकी सारा काम हम कर देंगे। अब बहादुर शाह जफर सोचते हैं कि अगर मैंने हाँ किया तो मैं अंग्रेजों का दुश्मन बन जाऊंगा, और अगर मैंने ना किया तो मैं इंडियंस का दुश्मन बन जाऊंगा, क्या करूं क्या ना करूं। इधर गिरू तो कुआं, इधर गिरू तो खाई, बीच में बहादुर शाह जफर की शामत आई, क्या करें अब, ठीक है। फिर भी बहादुर शाह जफर ने सोचा कि यार इंडिया पे हम इतने सालों से रूल कर रहे हैं, एक तरह से इंडियन के साथ हमारी अटैचमेंट बन गई है ना, अटैच हो गए हम, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मंजूर करता हूं, और वो लीडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब लीडर बनने के लिए तैयार हो गए, तो दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, और नाना साहब कहाँ से थे, नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, इन झांसी द रानी वॉज फोर्स टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग। झांसी से कौन थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और उसके अलावा कुंवर सिंह, ये जो कुंवर सिंह है ये कहां से थे, ये आरा बिहार से थे, ठीक है। टुक द लीडरशिप, तो इन्होंने क्या किया, आरा बिहार से इन्होंने लीड किया, ठीक है। इसके अलावा शाहमल थे, ठीक है, शाहमल कहां से थे, लिव्ड इन द लार्ज विलेज इन द परगना भरौत, तो ये परगना भरौत से थे। कहां है परगना भरौत, यूपी में है, ठीक है। अगर आपका मैप क्वेश्चन भी आता है तो आप इस तरह से उसको लोकेट कर देना, यूपी के अंदर, राइट। और इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भी कहां से, फैजाबाद से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगहों से इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि देखो सभी लीडर का ना अपना पर्सपेक्टिव था इसमें, सभी लीडर अपने हिसाब से या अपने फायदे के लिए इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन टारगेट तो सबका एक था ना। अब हमें टेंपल पर जाना है, ये टेंपल है, चाहे मैं इस तरफ से जाऊं, चाहे मैं कोई भी रास्ता, कोई इस तरफ से जा रहा है, कोई इस तरफ से, कोई इस तरफ से, कोई भी रास्ते से अगर हम उसको उस पर चल रहे हैं, तो हमारा टारगेट तो यही है ना कि हमें इस मंदिर की चोटी पर बने टेंपल तक पहुंचना है। हमारा मकसद इतना है। सबका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, टारगेट क्या था, कि हमें व्हाइट पर्सन को, हमें व्हाइट पीपल को या ब्रिटिशर्स को हमें सबक सिखाना है कि उन्होंने हमारे इंडिया पर क्यों रूल किया, और उनके साथ जो इनजस्टिस किया बस उसका बदला लेना चाहते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बोल दिया कि उनके बेटे, रियल जो बेटा था उनका, उनकी तो डेथ हो गई थी, अब इन्होंने जो सन अडॉप्ट किया, मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अगर ब्रिटिशर से मना कर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया कि अगर किसी राजा रानी की कोई मेल सक्सेसर नहीं होता है तो उसके राज्य को उनके
ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। अब इनको अपना बदला लेना था कि ऐसा इंजस्टिस हमारे साथ में क्यों किया, ठीक है। उसके अलावा नाना साहेब का रीजन क्या था कि इनके पिता जो पेशवा बाजीराव थे उनको पेंशन देने से मना कर दिया था, तो इनकी लड़ाई अपनी वो वाली थी, ठीक है। ये बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली में रूल करते थे, मुगलों के मतलब हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी थे, और कुंवर सिंह जो कि लीड करते हैं किसको, पीजेंट्स को, कि पीजेंट पर इतना ज्यादा उन्होंने अत्याचार किया हुआ था। तो अलग अलग जगहों से देखो अपना पर्पस था, ठीक है। किसी का राज्य छीन लिया गया था, तो वो अपने अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं रूमर्स एंड द प्रोफेसीज। रूमर्स क्या होता है बच्चे? रूमर्स होता है अफवाह होती है, ठीक है। अब अफवाह जो होती है, किस तरह की अफवाहें सोसाइटी के अंदर फैल रही थी जिस पर लोगों को विश्वास हो रहा था। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रूमर्स की, ठीक है, अफवाहों की। सो देयर वाज अ रूमर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैश्ड अ गैंगस्टिक द कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट इन द रिलीजन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम। तो सबसे पहला इसमें रूमर क्या था? सबसे पहला रूमर ये था कि कास्ट और रिलीजन को लेकर के वो हिंदू और मुस्लिम को दोनों को अलग करना चाहते हैं, या उनके रिलीजन से उनको अलग करके और वो उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। एक तो ये थी। दूसरा था द रूमर सेड दैट द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड बोन। तो वो क्या कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को उनके धर्म से अलग करके और फिर वो अपना धर्म उनको अडॉप्ट करवा देंगे। ये सबसे बड़ा रूमर था। और इसी के चलते क्या हुआ था, उन्होंने, ये भी एक रूमर था कि जो नए कार्टेजेस जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उसमें काव और पिगफेट को मिक्स किया गया था। मतलब गाय और सुअर की जो चर्बी होती है उसका पाउडर बनाकर उस पर लेप किया गया था, ठीक है। तो और उसके अलावा द फ्लोर वॉज सोल्ड इन द मार्केट। और जो बाजार में जो आटा सेल होता है ना, हो सकता है क्या भरोसा उन्होंने उसमें भी काव और पिगफेट बोन पाउडर उसमें मिलाया हो, ताकि हम उसको खाएं, रोटियां बनाकर खाएं और हम अपने धर्म से अलग हो। हमारा धर्म जो बिल्कुल नष्ट हो गया है, अब हम धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, अब वो हमें इजिली क्या कर सकते हैं, क्रिश्चियन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूमर्स ही थे। देयर वॉज अ फियर एंड द सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट। बहुत चारों तरफ एक तरह का फियर बना हुआ था कि यार हमें ये लोग ना क्रिश्चियन ना बना दे। जनवरी 1857 में क्या होता है, एक लो कास्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जनवरी 1857 की बात है कि आर्मी के अंदर ही ना लोग जैसे बैठे होते हैं, मतलब सोल्जर्स बैठे हुए थे, तो उनमें क्या हुआ था, एक लो कास्ट, ठीक है, जिसका नाम था खलसी, ठीक है, हु वर्कड इन द मैगजीन ऑफ दमदम। तो ये क्या करता था, दमदम मैगजीन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मैगजीन थी, तो उसमें कोई आर्टिकल पब्लिश करना होता है, लिखना होता है, तो ये वो काम किया करता था। कौन? ये जो खलसी था। इनको प्यास लगी, तो इससे प्यास लगी तो एक ब्राह्मण सोल्जर था सामने, उनको कहा कि भाई तुम अपने लोटे से मुझे पानी पिला दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। ब्राह्मण ने कहा चुप करो, तुम्हारे लोटे से अगर मैं तुम्हें अपना लोटा दूंगा पानी का, एक तो मेरा लोटा पवित्र हो जाएगा, और मैं पानी दूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। अब ये बात सुनकर के खलसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और हर्ट भी होता है, पिंच भी होता है, दुखी भी होता है। फिर गुस्से में आकर क्या कहता है, एक दिन आएगा जब तुम्हें तुम्हारे धर्म पर जो तुम इतना घमंड है ना, तुम्हें तुम्हारे धर्म से अलग कर दिया जाएगा। बस ये चिंगारी थी, ये एक छोटी सी कहते हैं ना चिंगारी थी, जो कि पूरे अब जंगल में फैल जाएगी। मतलब कि ये वो बात पकड़ ली गई कि ये अपने धर्म से उसको अलग कर देंगे। तो अब रूमर था, लोग किसी पर भी इजीली विश्वास कर सकते थे कि ये क्रिश्चियन बनाने के लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो इस तरह का रूमर देखा गया। बात समझ में आ गई? Why did the people believe in the rumor? अब देखो सिचुएशन ही वही चल रही थी। अब सिचुएशन चल रही थी तो जाहिर सी बात है कि जो सिचुएशन हमारे आसपास में चल रही होगी उसके रिगार्डिंग कोई कुछ भी कहेगा तो इजीली उस पर विश्वास होने लगेगा। सही कह रही हूं? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्या कहता है कि द ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसीज आर्म्ड एट द रिफॉर्मिंग। तो इन्होंने क्या किया, सिचुएशन वैसी हो रही थी, फॉर एग्जांपल कि ब्रिटिशर्स ने जो है ये सती सिस्टम था, या फिर चाइल्ड मैरिज था, या फिर विडो रीमैरिज था, इस तरह के रिफॉर्म्स किए इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। और इसके अलावा गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह ओपन कराए, जहां पर वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट को उनको सिखाया जाएगा। साथ साथ में 1829 में उन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और परमिट पास कर दिया विडो रीमैरिज का, कि अब विडो जो बचपन में शादी हो जाती थी तो बेचारी कहीं जल्दी ही विडो बन जाती थी, तो अब वो अकेले जो है अपनी लाइफ को स्पेंड ना करे, उसको भी राइट होना चाहिए कि वो अब दोबारा शादी कर सकती है। तो इस तरह का रिफॉर्म करके, ये तो ठीक है सही कर रहे थे, लेकिन इंडियंस को लगा कि ये हमें अपने धर्म से दूर करना चाहते हैं। अब जब इन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करने लगे ना, तो ये और ज्यादा भड़क उठे।
हमारे इंडियंस, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि आज तक तो हमारे ऐसा सोसाइटी में नहीं हुआ था, हजारों साल से वही रीति रिवाज चल रहा है, तो ये हमें क्यों चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ये क्यों चेंज लेकर आ रहे हैं। अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने रिवोल्ट में इस तरह से लोगों ने धीरे धीरे गुस्सा बनता चला गया और फिर बाद में यही लोग जो है वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा अवध इन रिवोल्ट, तो अवध में क्या रिवोल्ट होता है, देखो लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में एक कमिटमेंट की थी, एक स्टेटमेंट बोली थी कि ये जो अवध है ये एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। ये किसके रिगार्डिंग बोला, ये बोला अवध के रिगार्डिंग। अवध को चेरी क्यों बोला गया, क्योंकि चेरी आपको पता है ना बहुत कॉस्टली होती है, खाने में भी अच्छी होती है ना, और बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। तो अवध में सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिससे जो कपास है, कॉटन है, वो बहुत अच्छा ग्रो करता था। साथ में कोई भी अगर दूसरे जो ग्रेन्स की कल्टीवेशन होती है तो वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन निकलती थी, राइट। बहुत सारे इसमें मिनरल्स थे, तो कहने का मतलब ये रिच ऑफ रिसोर्सेज था, ठीक है। उसके अलावा इसमें पैसा बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो सारे तरीके से देखा जाए तो उनके लिए अवध को कैप्चर करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इससे वो अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने 1851 में कमिटमेंट करी थी कि हम इसको पाकर रहेंगे और ये कैसी चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। और फिर 1856 में क्या होता है, लगातार 5 साल तक इस पर काम करने के बाद आखिरकार एट लास्ट क्या होता है, 1856 में अवध को कैप्चर करने में ये सक्सेस हो जाते हैं और अवध को अपने एम्पायर में मिला लेते हैं। देखो 5 साल तक इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 1 या 2 महीने, साल या 2 साल नहीं, पूरे 5 साल लग गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, लगातार उसको पाने के लिए ना काम करते रहे, ठीक है। तो द सब्सिडियरी अलायंसेस, तो सबसे पहले देखो अवध को कैसे उन्होंने एनेक्स किया, ठीक है, कैसे उन्होंने एनेक्स किया, एनेक्स का मतलब होता है कैसे उस पर कब्जा किया। तो क्या किया 1798 में, ठीक है, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है 1798 में इस सब्सिडियरी अलायंस को लागू किया था। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अवध की, तो 1801 में अवध में 1801 में अवध में सब्सिडियरी अलायंस को लागू कर दिया गया था। अब ये सब्सिडियरी अलायंसेस क्या है, ठीक है, अब यहां पर आएंगे हम। सब्सिडियरी अलायंसेस क्या है, सब्सिडियरी अलायंस है कि किसी राजा को, मतलब यहां पर देखना सब्सिडियरी अलायंसेस, द टर्म ऑफ द अलायंस दैट द नवाब हैड टू डिसबैंड हिज आर्मी। इस शर्त के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करवाया गया सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक संधि, ठीक है। तो सहायक संधि में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से राजा को बोला गया, जिन्होंने भी ये अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो या तो उनके साथ में बैटल करना पड़ेगा, और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था तो उनके लिए टर्म एंड कंडीशन रखी गई कि तुम अब इतनी बड़ी बड़ी लाखों लाखों के सोल्जर्स तुम अपनी आर्मी में रखते हो ना, इतने ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी रखो। सारी की सारी आर्मी उनकी डिसबैंड कर दी गई, सारी खत्म कर दी गई। अब जितने थोड़े बहुत जो सोल्जर्स होंगे ना, वो ज्यादातर सोल्जर जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होंगे, और उनका सारा का सारा एक्सपीडेंचर, उनका सारा का सारा खर्चा, रहने का, खाने का, जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा वो पर्टिकुलर राजा देगा, ठीक है। इनकी अथॉरिटी के बिना राजा किसी से रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन नहीं बना सकता था। जब वो अपने इसको अथॉरिटी लेंगे तब जाकर वो अपने किसी फ्रेंड से फ्रेंडशिप करेंगे, कहीं मिलने जाना होता था या किसी से फ्रेंडशिप करनी होती थी, डील करनी होती थी, तो पहले उनकी अथॉरिटी लेनी होती थी। बदले में ब्रिटिशर्स ने राजा को क्या कहा कि तुम अब बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दो, तुम्हारा अब जो स्टेट है वो बिल्कुल सिक्योर है, उस पर जो भी अटैक करेगा उनको पहले हमसे निमटना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है वो तुम्हारे पास वो बात आएगी, तो हम बैठे हैं, तब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नवाब वाजिद अली शाह वॉज, तो देखो अब बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने इस उसको एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया था, इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई कौन बैटल करे, अगर बैटल में हार गए तो हमारा राज्य भी तो इनके पास चला जाएगा, फिर तो जो अब हम रूल कर रहे हैं, एक तरह से रूल कर रहे हैं, फिर तो हमारे पास वो भी नहीं रहेगा। तो चुपचाप से उन्होंने वो जो एक्सेप्टेंस थी, वो जो एग्रीमेंट था उस पर साइन कर दिए, ठीक है। अब उसी चक्कर में जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने सब्सिडियरी अलायंसेस को ठीक है एक्सेप्ट कर लिया। अब ये तो जो एक तरीका था कि हम सब्सिडियरी अलायंसेस को लागू करके, और अगर तो ये वाजिद अली शाह नहीं मानते हैं, बैटल करते हैं, तो हम इसको हरा करके अवध को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन इन्होंने तो इजीली मान लिया था,
ठीक है, अब कौन सा तरीका अपनाया जाए ताकि इसको पहले डिथ्रोन किया जाए, पहले इसको रास्ते से हटाया जाए और फिर हम अवध पर अपना कब्जा कर लें। तो इसके लिए एक और ये लोग आइडिया सोचते हैं, और वो आइडिया क्या था कि सबसे पहले इनको डिथ्रोन किया। और डिथ्रोन कैसे किया? इन पर मिस गवर्नेंस का एलिगेंस लगा करके, कुशासन की नीति का आरोप लगा करके इन्होंने ये किया। नवाब वाजिद अली शाह, देखो ये क्या कह रहा है, द लाइफ वॉज गोन आउट द बॉडी। ये क्या कह रहा है, मतलब जब इनको डिथ्रोन किया गया, वाजिद अली शाह को डिथ्रोन करके उनको कलकत्ता भेजा गया, तो ऐसा लग रहा था मानो शरीर से उनके प्राण चले गए हैं। बॉडी होती है ना, तो उनसे उनके जो सांसें होती है, ब्रीदिंग होती है, उनको उनसे छीन लिया गया, बस एक खाली ढांचा खड़ा है। तो इस तरीके से जो बंगाल, इनकी अवध की जो पब्लिक थी, वो अपने राजा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने अपने पेरेंट्स की तरह मानती थी, अपने फादर की तरह मानती थी। और जब इनको वहाँ से डिथ्रोन किया गया तो रोते हुए इनके पीछे पीछे चलते हैं, इनको फेयरवेल देते हैं। तो इस तरीके से बोला गया है कि जैसे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो अवध की प्रजा का वो हाल हो गया था। नवाब वाजिद अली शाह वॉज द डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल टू कलकत्ता ऑन द प्लाई दैट द रीजन वॉज बीइंग द मिसगवर्न। ठीक है, तो मिसगवर्न का एलिगेंस लगाकर उनको डिथ्रोन कर दिया गया। वैसे तो सीधी उंगली से तो घी नहीं निकल रहा था, अब तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने एक और एलिगेंस लगा दिया कि जनता के बीच में जाकर ना अपने ही लोगों को, मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम्हें जनता को भड़काना है और तुम्हें जनता को वाजिद अली शाह के खिलाफ भड़काकर ये बोलना है कि ये तुम्हारा राजा अच्छा नहीं है। तो कुछ लोगों ने मिल करके उनको पैसे दे करके इस तरह से वहां की पब्लिक को भड़का दिया। लेकिन जो राजा के वेलविशर थे, जो नवाब के जो वेलविशर थे और जो इनको चाहते थे, इनके लॉयल थे, वो तो लॉयल ही बने रहे, उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो थे, मोस्ट ऑफ द पीपल थे, उन्होंने इस तरह की बातों पर विश्वास करके और अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, सो द वाइड स्प्रेड सेंस द ग्रीफ, तो ग्रीफ क्या होता है, बहुत दुख में डूब जाना। तो इसी तरीके से एक हिस्टोरियन ने कहा है, कंटेम्प्रेरी जो ऑब्जर्वर्स थे, वाजिद अली शाह के जो कंटेम्प्रेरी अलग अलग एरियाज में जो हेड थे, राजा थे, उन्होंने इस सिचुएशन को देखा और उन्होंने ही बोला कि ऐसा लग रहा था मानो कि बॉडी से उनके प्राण चले गए हैं। ठीक है, लाइफ ही चली गई है। राइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सब्सिडरी अलायंसेस। तो सब्सिडरी अलायंसेस was a system devised by the लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में इस सब्सिडरी अलायंसेस को इंट्रोड्यूस किया था। इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या थी, ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग। मैंने कहा ना कि ब्रिटिशर जो थे वो उस पर्टिकुलर राजा के राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए बाधित होंगे, मतलब कि उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको प्रोटेक्ट करने में। अभी मैंने बताया कि वो आर्मी नहीं रख सकेंगे, जितनी भी आर्मी में सोल्जर्स होंगे वो मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स जो ब्रिटिशर्स के होंगे, उनका सारा खर्चा वही राजा देगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी सहायक संधि में आती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को भी लागू किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती है बच्चे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होती है हड़प की नीति जिसको बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये क्या होती है, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है, ठीक है, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू अगर किसी राजा रानी की कोई मेल सक्सेसर नहीं होगा, अगर किसी का कोई मेल सक्सेसर नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। राइट, और बहुत सारे राज्यों में ये लागू की जाती है, और जिसके भी मेल संतान नहीं थी, मेल सक्सेसर नहीं था, जैसे अवध था, सतारा था, झांसी था, ये था, वो था, बहुत सारे राज्यों को उन्होंने इस तरीके से अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, आफ्टर द एनेक्सेशन द फर्स्ट ब्रिटिश, तो 1856 में 1856 में ये क्या करते हैं, उसको जब अवध को एनेक्स कर लेते हैं, तो आफ्टर एनेक्सेशन द ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट नोन एज द समरी। तो अवध में क्या किया, अवध को कैप्चर कर लिया था ना 1856 में, तो उसमें ना एक नया रेवेन्यू सेटलमेंट वहां पर लगा दिया जाता है। अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा कि कितनी तरह के उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाए थे, रेवेन्यू पॉलिसीज लगाई थी, जिसके थ्रू पीजेंट्स को जो है वो रेवेन्यू देना पड़ता था। तो सबसे पहले हमने परमानेंट सेटलमेंट को पढ़ा, जिन्होंने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमने माहलवाड़ी सिस्टम को पढ़ा, फिर हमने किसको पढ़ा था, रैयतवाड़ी सिस्टम को।
तो बहुत सारे ऐसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को लागू किया गया। अब अवध को कैप्चर करने के बाद अवध में समरी सेटलमेंट लागू कर दिया गया। इस समरी सेटलमेंट का मतलब होता है कि तालुकदारों ने ना जिन पीजेंट्स की, जिन फार्मर्स की लैंड को एक्वायर कर लिया था, कि जब वो लोन लेने के लिए जाते थे ना पीजेंट्स, तो उनसे ना एक तरह का एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था कि अगर तुमने रीपे नहीं किया तो तुम्हारी जमीन हमारी हो जाएगी। ठीक है जी, डन डन डन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने रीपे नहीं किया तो जमींदार ने, उनकी तालुकदारों ने उनकी जमीन को हड़प लिया। समरी सेटलमेंट ये कहती है कि जिस जिस जमींदार ने, तालुकदार ने लोगों की जमीन को हड़प लिया उनको वापस कर दिया जाए। ठीक है, तो उनकी जमीन को वापस कर दिया गया। अब ये सोचो, तालुकदार के पास इतनी जमीन थी जो हड़पी हुई थी, अब वो उनसे चली गई तो तालुकदार गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, जाहिर सी बात। और उधर पीजेंट्स को लग रहा था कि यार ब्रिटिशर्स तो हमारा साथ दिया, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नहीं जानते थे कि ये अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि फार्मर्स के पास जब उनकी लैंड होगी तो वो अच्छे से उन पर कल्टिवेशन करेंगे तो उनके ऊपर लैंड, वो जो रेवेन्यू लैंड जो होगा, रेवेन्यू पॉलिसी होगी, रेवेन्यू होगा, वो और ज्यादा उस पर हाई इंपोज कर देंगे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स तो, इनकी तो इनकम हो रही है, लेकिन साथ साथ में पीजेंट्स की हालत जो है वो बहुत ज्यादा बदतर हो जाएंगी। राइट। अब जो तालुकदार थे अवध में, जब अवध का नवाब था कौन? वाजिद अली शाह। उस टाइम में तालुकदार के और वाजिद अली शाह के बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। सभी लोग अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, किसी तरह की कोई उनके जो है राज्य में किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे कि उनको लगे कि हाँ भाई ये हमारे उसमें ऐसी बातें हो रही है। मैनी ऑफ दीज तालुकदार वर लॉयल। बहुत सारे ऐसे तालुकदार थे जो वाजिद अली शाह के लॉयल थे, उनके प्रति बहुत ही वफादार थे, ईमानदार थे। एंड दे ज्वाइन द बेगम हजरत महल। उनके जाने के बाद उन्होंने उनकी बेगम को ज्वाइन किया, मतलब कि अब उनकी बेगम आगे लीड करती है कि उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ इनके हस्बैंड के साथ में, उसका बदला वो लेंगी। तो वो बेगम हजरत महल का साथ देती हैं। बाद में जब ये फिर डिफीट हो जाती हैं तो बाद में इनका जो यंगेस्ट सन था, जिनका नाम था ब्रिजेश कादिर। क्या नाम था? ब्रिजेश कादिर। ठीक है, इनका ये बेगम हजरत महल है, और फिर बाद में इनके डिफीट होने के बाद में ब्रिजेश कादिर इस 1857 के रिवोल्ट को लीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट द रिबेल वांटेड। अब ये रिबेलियन क्या चाहते थे, क्या पर्पस था इनका? तो द रिबेलियन वाज सीन एज अ वॉर इन विच द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम हैड इक्वली टू लॉस एंड गेन। अब जब अगर 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, स्टार्ट हो गया, तो अगर वो जीतते हैं, इंडियंस अगर जीत जाते हैं और फिरंगियों को यहां से भगा देते हैं, तो अगर तो प्रॉफिट हुआ तो दोनों का प्रॉफिट होगा, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की जीत होगी। और अगर लॉस होता है तो वो दोनों हारे जाएंगे। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही तरीके से यहां पर देखा गया है कि जो भी होगा अब मिलकर हम उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द इश्तिहार। तो द इश्तिहार नोटिफिकेशन, देखो जब किसी चीज को प्रोपगेट किया जाता है ना, किसी चीज की जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो उस सिचुएशन में बड़े बड़े बैनर्स लगा देते हैं और कहीं कहीं पर वो लिख देते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि लोगों को उस चीज के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी चीज होगी, लोगों को इसके बारे में पता चले। तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जगह जगह पर बैनर्स लगवाए जाते हैं। पीछे जो पास्ट था, पिछला जो पास्ट था, उस सिचुएशन को याद कराने के लिए बड़े बड़े बैनर्स, उनकी यूनिटी को शो कराने के लिए कि देखो यूनिटी से हम किस तरह से हम दुश्मनों को यहाँ से भगा सकते हैं। तो ये जो इश्तिहार थे, नोटिफिकेशन जिसको बोला जाता है, हार्क्ड बैक टू द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट एंड द ग्लोरीफाइड द, कि कितना देखो पास्ट हमारा कितना ज्यादा अच्छा था। जब ये मुगल्स रूल कर रहे थे तो हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे होकर रहते थे, उन्होंने किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हिंदू और मुस्लिम में। तो इस तरह की गाथाओं को लोगों को दिखाया जा रहा था। तो 1857 में ब्रिटिश क्या कर रही थी कि यार ये तो यूनिटी दिखा रहे हैं ना, तो हम यूनिटी का जवाब हम देंगे कि किस तरह से हम इनको अलग करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खेलना शुरू किया। डबल गेम यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम्स के खिलाफ और मुस्लिम्स को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जानते हो ना, फूट डालो राज करो। जब हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी ब्रेक हो जाएगी तो हम इजिली जो है वो उनको अलग कर सकते हैं और रूल कर सकते हैं। तो 1857 में द ब्रिटिश स्पेंड, तो उन्होंने 50,000 रुपीज हिंदुओं की पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए,
मतलब पॉपुलेशन इन द सेंस हिंदुओं को डेवलप करने के लिए उन्होंने 50,000, उस टाइम में बहुत होते थे 50,000, ठीक है, आप मान लो कोई आज के टाइम में 5 करोड़ रुपए लगा लो, ठीक है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं बनी। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी उस टाइम तक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि उन्होंने इतना पैसा खर्च भी किया लेकिन उनकी यूनिटी ब्रेक नहीं हुई, राइट। नेक्स्ट कहा जाता है अगेंस्ट द सिंबल ऑफ द ऑपरेशन लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैड द डिस्पोजर्स एंड द लैंड होल्डर्स बोथ बिग एंड स्मॉल एंड द फॉरेन कमर्स हैड ड्राइवन आर्टिशंस एंड वीवर्स टू रुइन। देखो हर कोई, चाहे वो पेजेंट्स था, चाहे वो जमींदार या तालुकदार था, चाहे वो सपोयस था, चाहे वो लीडर थे, राजा रानी कोई भी थे, सभी का टारगेट कौन होंगे? ये वाइट पर्सन होंगे, और सभी अपने अपने प्रॉफिट के लिए या उनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ उसका बदला लेने के लिए अब ये वाइट पीपल को अपना टारगेट बनाएंगे। तो द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैड डिस्पोज द लैंड होल्डर। अब ये जो लैंड होल्डर थे, लैंड होल्डर कौन होंगे? जमींदार होंगे या तालुकदार होंगे जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा थी। अब जमींदार, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि किस तरह से जमींदार की पूरी पावर को उन्होंने स्नैच कर लिया था, पूरी पावर उनको डिस्बैंड कर दिया था कि तुम्हारे पास अब कोई पावर नहीं रहेगी। अब जमींदार भी उनके खिलाफ, तालुकदार भी उनके खिलाफ, पीजेंट्स भी उनके खिलाफ। पीजेंट्स को समझ में आ गया क्योंकि पीजेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए ना उनको मारा पीटा जाता था कि तुम्हें ये ग्रो करना है, और अगर मना करते तो मारा पीटा जाता था। अब यहाँ पीजेंट्स को समझ में आने लगा कि यार ये बात थी, इसलिए इन्होंने हमें जमीनें वापस कराई ताकि हम इनके फायदे के लिए कल्टीवेशन कर सके। समझ में तो आई लेकिन थोड़ी देर समझ में आई, ठीक है। तो फिर वो क्या करने लगे, बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं थी, अब उनको रिक्रूट किया गया आर्मी के अंदर, ठीक है। आर्मी के अंदर रिक्रूट करने के बाद अब वो देखेंगे उस चीज को कि आर्मी में किस तरीके से सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कि इंडियन सोल्जर्स को बहुत जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता है, साइड किया जाता है, और जबकि उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पहले, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्पोज द लैंड होल्डर बोथ बिग एंड स्मॉल एंड द फॉरेन कमर्स हैड ड्राइवन द आर्टिशन एंड वीवर्स टू रुइन। सबको तो उन्होंने बाउंड कर दिया था। आर्टिशंस को बोला कि तुम्हें अपना कोई भी प्रोडक्ट, या फिर इनको जो बोला वीवर्स को बोला कि तुम्हें अपना कोई भी कपड़ा, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाहर सेल नहीं करना, तुम्हारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो हम लेंगे। लेते तो चीप रेट पर थे, लेकिन जब उनको खुद से वो सेल करने के लिए जाते थे बाहर, तो उन पे बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल रेट पर उनको सेल किया करते थे। अब ये भी, इनका भी गुस्सा अपनी तरफ था। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज अटैक्ड एंड द फिरंगी एक्यूज। हर कोई इन फिरंगियों को टारगेट कर रहा था कि बस ये फिरंगी यहां से भाग जाने चाहिए। डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वाज फेमिलियर एंड द चेरिश्ड। और जब ये चले जाएंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, और एक खुशहाली का माहौल हमारे इंडिया के अंदर आ जाएगा जो कभी पहले हुआ करता था, ठीक है। अब आता है इमेज ऑफ द रिवोल्ट। अभी इमेज ऑफ द रिवोल्ट में क्या करेंगे? ऑफिसर्स अकाउंट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री मैन लेफ्ट देयर वर्जन्स इन लेटर एंड द डायरीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ऑफिशियल हिस्ट्री। देखो क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, जब जैसे अभी मैंने बताया ना कि पीजेंट जो है वो, बहुत सारे पीजेंट्स को आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया क्योंकि फ्री बैठकर क्या करेंगे, तो चलो कुछ लोग जो थे एंगेज थे किसमें, एग्रीकल्चर में, और कुछ लोग जैसे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, तो कुछ तो एग्रीकल्चर किया करते थे, तो कुछ फ्री होते थे, तो उनको आर्मी भर्ती कर लिया गया था, और जब नहीं भी किया था जबरदस्ती उनको आर्मी भर्ती कर लिया करते थे, ठीक है। दोनों रिक्रूट हो गए। अब जाकर के खुद से पीजेंट ने ये ऑब्जर्व किया ना कि वाकई में सोल्जर्स के साथ में बहुत ज्यादा इनजस्टिस किया जा रहा है इंडियन और ब्रिटिशर्स के साथ में, तो दोनों को कैटेगराइज करके उनको प्रायोरिटी दी जा रही है जबकि इनको नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन पहले की अगर सिचुएशन हम याद करें किसकी, 1820s की, ठीक है। 1820s के दशक में, 1820s के टाइम में क्या होता था कि उस टाइम हिंदू और मुस्लिम ना दोनों ही फ्रेंड बनकर रहा करते थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही। सारे फेस्टिवल्स एक दूसरे के सेलिब्रेट करना, एक साथ हंसना, बोलना, खाना पीना, हंसी मजाक करना, तो ये सब चलता था और बहुत ही मिलजुल कर रहा करते थे, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है, इस 20 साल के अंदर 1840 से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स भी देख रहे थे कि जो बड़े हाई अथॉरिटी है ना, जो बड़े कमांडर्स होते थे, वो क्या करते थे,
उनकी यूनिटी को ब्रेक करना था। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स को इंडियन से अलग करने का रास्ता अपनाएगी, पहले एक्सपेरिमेंट यहीं से करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को तो प्रायोरिटी दी जाती थी, ब्रिटिश सोल्जर्स को तो उनको लड़ाई पर नहीं भेजा जाता था। जहां पर भी बैटल वगैरह हुआ करता था तो इंडियन सोल्जर को भेजा जाता था, सिपाहीज को भेजा जाता था कि तुम पहले जाओ, अगर जान जाएगी तो इनकी जाएगी, कम से कम हमारे वाले तो सेफ रहेंगे ना। और इस तरीके से जब वो अपने आंखों के सामने ब्रिटिश सोल्जर्स इंडियंस को होता देखेंगे, कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, देखो देखो तुम जा रहे हो और हम अपना आराम से यहाँ पर रहेंगे, हमें अपनी जान की कोई भी जो है वो टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, तुम जा रहे हो पता नहीं वापस आओ कि नहीं। इस तरह से उन पर कमेंट पास किया करते थे। और धीरे 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 ये जो दरार थी, ये जो गैप था, वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा। ठीक है, और बढ़ेगा तब जाकर के लोगों में वो गुस्सा जो है बाद में निकलेगा। ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स हो गए या फिर उनके सोल्जर्स हो गए, तो धीरे धीरे करके और ये गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर्मी के अंदर ही कई बार तो फाइट भी हो जाया करती थी, इंडियन और उनकी ब्रिटिशर्स की फाइट भी हो जाया करती थी, एक दूसरे को अब्यूज लैंग्वेज यूज करके अब्यूज करके एक दूसरे को मारा पीटा करते थे। तो सिचुएशन वहीं से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसके बाद द चेंजेस ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द एडवेंट थ्रू द इनन्यूमरेबल मेमोज एंड द नोट्स असेसमेंट एंड द सिचुएशन। अब ये देखो, उस टाइम में जो भी न्यूज़पेपर वगैरह जो पब्लिश हुआ करते थे तो उसमें 1857 के रिवोल्ट का आर्टिकल भी पब्लिश किया जाता था कि आगे क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से उनको सरप्रेस किया, क्या चीज हुई थी, क्या ये रिवोल्ट जो है वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें ना, जैसे आप भी तो न्यूज़पेपर में आजकल देखते हो ना कि जो भी करंट न्यूज़ होती है सारी की सारी उसमें डे टू डे जो है वो पब्लिश हो जाती है। तो जो भी न्यूज़पेपर था तो उसमें 1857 के रिवोल्ट को काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूट किया जाता था, उसके बारे में लिखा जाता था। तो चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड्स, तो ये सारी जो हमें 1857 के रिवोल्ट के बारे में पता चला ना, तो मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो उस टाइम के पुराने पुराने जो न्यूज़पेपर होते थे उनकी कटिंग्स से ज्यादा पता चली कि उस सिचुएशन में उस टाइम में क्या हो रहा था। तो वो सारी चीजें हमें न्यूज़पेपर से, मैगजीन वगैरह, लेटर से, इनसे पता चलती है। द स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट दैट वर पब्लिश इन द ब्रिटिश। अब ये जो रिवोल्ट की जो स्टोरी थी ये ब्रिटिश में जो है वो पब्लिश होती है। न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन नरेटेड दैट द ग्लोरी ऑफ डिटेल द वायलेंस एंड द म्यूटिनियर्स। तो उन्होंने किस तरह से, म्यूटिनियर्स ने, जो इंडियन सोल्जर थे, उन्होंने किस तरह से रिवोल्ट किया और इस रिवोल्ट का क्या परिणाम निकला। अच्छा, रिजल्ट से याद आया कि बच्चे ये जो है वो अनसक्सेस रहा। ठीक है, ये जो है अनसक्सेस रहा। अब ये अनसक्सेस होने के रीजन क्या थे? ठीक है, तो रीजन क्या थे वो रीजन मैं बता रही हूँ। ठीक है, रीजन क्या थे? रीजन ये थे, आगे भी बात करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा सा बता देती हूँ। तो एक तो ये थे कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर अगर स्ट्रॉन्ग लीडर होता तो उसकी गाइडेंस में, उसकी लीडरशिप में सारे लोग एक उसके बताए हुए प्लान पर चलते। तो स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने की वजह से ये फेल हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि ब्रिटिश आर्मी के पास में ऑक्यूपमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, टूल्स बहुत अच्छे थे, वेपन्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, जिसके चलते उन्होंने इस रिवोल्ट को बहुत जल्दी ही सरप्रेस किया। हालांकि 1 से 1.5 साल उनको लगा, लेकिन कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, तीसरा ये था कि अगर ये पूरे इंडिया में फैल जाता, ठीक है, एक तो क्या था कि जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने की वजह से, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने की वजह से ये रिवोल्ट फेल हो गया। दूसरा हमने क्या किया कि वेपन्स वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थे, कहाँ, किसके पास में? ब्रिटिशर्स के पास में। ठीक है, तीसरा अगर हम करेंगे कि ये अगर नॉट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम एवरी एरिया इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या था कि नॉट पार्टिसिपेटेड बाय ऑल इंडियंस। ठीक है, अब जैसे ताल्लुकदारों ने, बड़े बड़े जमींदारों ने, ठीक है, आसपास के एरिया के होंगे, लेकिन अगर साउथ में जाते तो बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट किया। पंजाब उनकी तरफ जाते हैं तो नहीं पार्टिसिपेट किया, ईस्ट की तरफ जाते हैं बिल्कुल नहीं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं नहीं। बस ये सिर्फ और सिर्फ ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, बस ये इन्हीं इलाकों में फैला, इसके आसपास में, यूपी के आसपास के इलाकों में। बाकी ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। अगर हाँ स्प्रेड हो जाता तो सिचुएशन कुछ और होती थी, और जो हमें 200 साल बाद जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है वो हो सकता था 200 साल पहले ही हमें मिल जाती। ठीक है, तो ये इसके अनसक्सेस होने के रीजन थे। नेक्स्ट बात करते हैं सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। ठीक है, तो
British pictures offer a variety of the images that were meant to provoke a range of different emotions and the reactions. देखो क्या कहता है, जैसे इंडियंस ने अपनी यूनिटी के लिए जगह जगह बैनर्स लगवाए थे, इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो इसको सरप्राइज कर रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके की इमेज को दिखा करके कि देखो तुम लोग गुलाम थे और गुलाम ही रहोगे, और हम तुम्हारे ऑनर है तो हम ऑनर ही रहेंगे। मारा पीटा जाता था उनको, ये किया जाता था। तो इसके चलते ना एक लोगों के अंदर ना एक डर वो पैदा करना चाहते थे कि अगर तुमने हमारे खिलाफ अगर दोबारा से कोई ऐसा एक्शन किया तो तुम्हारे साथ भी यही हर्ष होगा। इस तरह की पेंटिंग्स को, इमेजेस को वो लोगों को दिखा रहे थे कि तुम्हें अगली बार से 10 बार 100 बार सोचना है अगर तुम ऐसा कोई काम करते हो तो सम ऑफ देम द commemorate the British heroes who saved the English and the repressed the rebels। तो उनको बहुत मतलब हीरो समझा जाता था जिन्होंने इंडियंस को सरप्रेस किया, मतलब जिन्होंने इस रिवोल्ट को सरप्रेस किया उनको बहुत हीरो समझा जाता था। जैसे हीरो आता है ना, मूवी में आता है, वो सारे विलियंस को मार देता है, डिशम डिशम करके सबको मार देता है, और वो हीरो ही होता है। बाद में सारे विलियंस मर जाते हैं और वो हीरो और उसकी हीरोइन और उसके मम्मी पापा वो सब खुश खुश रहते हैं। ऐसे ही ये जिन्होंने इस रिवोल्ट को सरप्रेस किया था, दबाया था, उनको हीरो माना गया कि यार ये बहुत अच्छे हैं। देखो इनकी चारों तरफ में चर्चाएं होने लगी। रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये क्या कह रहा है, रिलीफ ऑफ लखनऊ वाज, ये क्वेश्चन आता है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने पेंट किया था, तो ये किया था थॉमस जॉन बार्कर ने। कब, 1859 में। 57 में रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसको दबा दिया गया। तो 1859 में, मतलब मैंने कहा ना कि 1 से 1.5 साल लग गया था, तो 1859 में जब पूरी तरीके से ये शांत हो गया था, रिवोल्ट शांत हो गया था, तो इसके ऊपर एक इमेज बनाई गई, एक पेंटिंग बनाई गई, जो कि किसने बनाई थी, थॉमस जॉन बार्कर ने 1859 में। इस तरह की पेंटिंग को दिखा करके लोगों को बोला, इंडियंस को बोला कि देखो तुम्हारा इसका हर्ष क्या हुआ, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला, तुम लोगों को पनिशमेंट मिली और जीते तो हम ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। इसके साथ ही क्या होता है कि द ब्रिटिश, जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी ना 1857 की, तो मैंने क्या कहा कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था, वो गुस्सा उनकी फैमिली के ऊपर भी फूट पड़ रहा था। मतलब इंडियंस अटैक कर रहे थे उनके घरों में भी, जैसे बहुत सारे जो बिल्डिंग्स होती थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे, वहां पर अटैक करते, साथ साथ में उनके घरों पर भी अटैक कर रहे थे, उनकी बहू बेटियों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द इनोसेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स वहां पर हैं, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, गुस्सा इतना ज्यादा था लोगों के अंदर कि कोई भी उनको, चाहे वो मैन था, वुमेन था, बच्चा था, कोई भी था, सब मतलब एक ही टारगेट था कि कहीं पर भी कोई भी व्हाइट पर्सन दिखे बस उनको मार दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी इनोसेंट वुमेन है, बच्चे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में उनको प्रोटेक्शन भी दी गई। कुछ लोग अपनी फैमिली को लेकर बाहर भाग गए कि भाई बहुत ज्यादा डर था उनको कि कहीं हमारी फैमिली पर भी वो अटैक ना कर दें। आफ्टर दैट द artists express as well as the shape these the sentiment through their visual representation of the trauma and the suffering। अब ये इस तरह की सिचुएशन आपको क्या दिखा रही है, मतलब एक डर की सिचुएशन थी, तो ये है जो कि होगी उनसे, ठीक है, बड़ी होंगी, तो आसपास में इनका सहमी हुई है कि यार अभी अटैक करेंगे, बाहर से अटैकर्स आ रहे हैं, और बाहर से ये देखिए ये अटैकर्स आ रहे हैं ना, तो ये दरवाजा खोल करके इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इनमें से कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए वो इंडियन से लड़ेंगे भी, ठीक है। तो वो कौन थी, यहां देखना। अनदर सेट द स्केचेस, इस तरह का स्केच जो दिखाया गया है, उसमें तो पहले सिचुएशन डर की थी, लेकिन इसमें बहादुरी की सिचुएशन दिखाई गई है। कैसे कि अनदर सेट ऑफ द स्केचेस दैट द पेंटिंग वी सी वुमेन इन अ डिफरेंट लाइट, ठीक है। तो दे अपीयर द हीरोइक डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ द रिबेलियंस। मिस व्हीलर, यहां से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी जो है ब्रिटिश फीमेल थी जिन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके साथ जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी इंडियंस के साथ में, तो उनका नाम है मिस व्हीलर। इन स्टैंड द फर्मली एट द सेंटर डिफेंडिंग हर ऑनर सिंगल हैंडेड बाय किलिंग द अटैकर्स रेबल्स, ठीक है। तो इन्होंने अकेले, देख रहे हो कैसे अपना पिस्टल लेकर उसको अटैक कर रही है, तो इस तरीके से उन्होंने अटैक किया और अपने आप को डिफेंड किया। साथ में जो उनके साथ में जो भी लेडीज थी, फीमेल थी, उनको भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, और फिर बाद में इसको ऑनर किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है इनको, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या करते हैं,
द परफॉर्मेंस ऑफ द टेरर। टेरर क्या होता है? दहशत। दहशत का माहौल उन्होंने बना दिया था ब्रिटिशर्स ने। कैसे? जो भी उनको रिबेलियंस पकड़ में आते, जिनको वो अरेस्ट करते, ठीक है, उन्होंने उनमें रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, उनको अरेस्ट करके और एक साथ ऐसे ना लाइन में बिठा दिया जाता था। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट देखे होंगे जो इंडियंस को पकड़ के एक लाइन में बिठा करके उनका सर कलम कर देते हैं, कुछ ऐसा आपने मूवी में या फिर कोई ऐसा क्लिप देखी होगी कि वो जो टेररिस्ट होता है वो इस तरीके से लोगों को लाइन में बिठा करके उनको शूट कर देते हैं। देखा होगा ना, सेम ऐसे ही ये लोग करते थे ब्रिटिशर्स। तो सरेआम ये लोगों की भीड़ देख रहे हो चारों तरफ, तो लोगों को बुलाया जाता था देखने के लिए कि देखो तुम्हारा भी यही हर्ष होगा। तो उनको ना ऐसे होता था कि तोप जो होती है, कैनन जो होती है ना, तो कई बार ऐसे होता था कि कैनन के जो वो होता था आगे, जो उसका माउथ होता था, उसमें उस पर्टिकुलर सोल्जर को, रिबेलियन को बांध दिया करते थे और पीछे से अपना फायर करके उसको उड़ा दिया करते थे फायर से, है ना, पर छक्के उड़ जाते थे। इतनी बुरी तरीके से वो उनको पनिशमेंट दिया करते थे। सो रिबेलियन वाज एक्सप्रेस्ड इन द ब्रूटल वे द विच द रिबेलियन वर एग्जीक्यूटेड। उनको सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता था। कहते हैं ना, गांव के चौराहों पर पेड़ पे जो है वो फांसी पर लटका दिया जाता था। कैनन के सामने उनको बांध करके, उनको चेन से बांध करके उनको तोप से उड़ा दिया जाता था। दूसरा, images of these executions were widely circulated through the popular journals। इस तरह के सीन को ना उन्होंने न्यूज़पेपर में, उन्होंने मैगजीन्स में, उन्होंने हर जगह इस तरह के इमेजेस को दिखा करके लोगों के अंदर वो दहशत का माहौल बना दिया था। लोगों के अंदर वो डर पैदा कर दिया था कि अगर तुमने आगे से कोई ऐसी एक्टिविटी की, आगे से कभी तुमने सोचा भी, तो इससे भी बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। ठीक है, अब लोग धीरे धीरे डाउन होने लगे थे। जितने तेजी से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, अब वो चीजें नहीं रहेंगी और ये फिर उसको सरप्रेस करने में सक्सेस हो जाएंगे। नेशनलिस्ट इमेजिनरीज, द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्रू इट्स द इंस्पायरेशन फ्रॉम द इवेंट ऑफ 1857। तो अब इन्होंने क्या किया, ये जो 1857 का रिवोल्ट था, तो बहुत सारे हमारे जो हिस्टोरियन थे उन्होंने अलग अलग तरह से इसको बताया कि नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्रू द इंस्पिरेशंस फ्रॉम द इवेंट ऑफ। तो एक ये हमें ना इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब हमारे इंडियंस को ये इंस्पिरेशन मिलती है कि देखो इस तरह का अगर हम कदम उठाए ना, तो वाकई में ठीक है, आज तो इसको सरप्रेस कर दिया गया, इसको कंट्रोल कर दिया गया, दबा दिया गया, लेकिन हम बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते रहेंगे तो उनकी पावर वीक हो जाएगी और हम जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। तो एक तरीके से उनको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो a whole world of the nationalist imagination was woven around the revolt। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो थी वो हमारे इंडिया में इस तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी थी। सबको पता लग गया था कि हाँ भाई, ऐसा करने से हम इनको, फिरंगियों को या फिर ब्रिटिशर्स को बाहर कर सकते हैं। इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट। तो इस 1857 के रिवोल्ट को सेलिब्रेट किया जाता है कि ये हमारी इंडिपेंडेंसी का पहला युद्ध है, पहला ऐसा वॉर है, फर्स्ट वॉर ऐसा है जो हमने अपने लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ा। पहला कदम था ये। ठीक है, तो इन विच द ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर। सभी सेक्शंस थे, चाहे वो पीजेंट है, जमींदार है, सिपॉयज हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, सभी अलग अलग सेक्शन से मिल करके और इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दे फाइट टुगेदर अगेंस्ट द इंपीरियल रूल। और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में ये लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट आता है, आर्ट एंड द लिटरेचर हैड हेल्प द कीपिंग अलाइव इन द मेमोरीज ऑफ 1857। और इस तरह की आर्ट और लिटरेचर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस तरह से बता करके कि देखो हमने किस तरह से अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए जो स्टेप उठाया वो हम आगे भी उठाते रहेंगे। तो लोगों के अंदर वो इंस्पिरेशन, जो लोगों के अंदर वो मोटिवेशन लाने के लिए इस तरह की इमेजेस बनाई गई। आपने भी देखा होगा ना कि क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने, क्लास 6 या 7 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर एक पोयम थी। तो उनकी गाथाओं का, ये जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी गाथाओं की, उनकी स्टोरी, उनकी बहादुरी की कहानियां बच्चों को सुनाई जाने लगी, ताकि बच्चे इससे इंस्पायर होकर जब वो बड़े होंगे तो वो अपने खिलाफ अत्याचार होते हुए नहीं देखेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्लियर? आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई है और अब लग जाइए अपने टाइम
आ गया है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो एक अच्छी प्रिपरेशन लेकर जाएंगे। देखो अभी जो कल ही नोटिफिकेशन आया था, एक आर्टिकल में बताया गया था कि क्या इस बार सीयूईटी का जो है वो जो सिलेबस है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक क्या करना है, अभी तक जो भी आपके चैप्टर्स हैं आपको उनको गो थ्रू करना है, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इतना है कि जितना भी आपको क्लास 12th में एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है या आपने पढ़ा होगा, आपको उसी से ही क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है, सिर्फ आपके पास 2 मंथ्स है। इन 2 मंथ्स में आप गेम पलट सकते हो। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ना शुरू करोगे तब जाकर आप सीयूटी के एग्जाम तक अपने आप को तैयार कर पाओगे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी आपके आ जाएंगे फैब से, उसके बाद जो है वो कहाँ चलेंगे, मार्च अप्रैल, मतलब आपके हो जाएंगे फैब से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये अप्रैल तक चलेंगे, और मई में आपका इस बार सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, तो टाइम कम मिलेगा और इतना सारा सिलेबस होगा, पहाड़ जितना सिलेबस होगा सबको। या तो फिर एक ही काम होगा कि बाद में आप जल्दी जल्दीबाजी में रिवाइज करोगे, उसको एक डीप में नॉलेज नहीं लेकर जाओगे, लेकिन डीप में नॉलेज लेकर जाओगे तभी जाकर आप सीयूटी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इस बार कंपटीशन होने वाला है बहुत बहुत ज्यादा, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लेटेस्ट बैच, जो कि लेटेस्ट बैच है हमारा क्या, निपुण बैच। तो आप इस निपुण बैच में फटाफट से एनरोल कर लीजिए, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड, दैट इज Y489। इस कूपन कोड को लगा करके आप किसी भी बैच पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये महापैक है, मैं इस महापैक को मैंने क्यों यहाँ पर इंडिकेट किया है, वो इसलिए कि ऐसे काफी सारे बैच जो हैं वो महापैक में आते रहेंगे, इसलिए सीयूईटी के एग्जाम और उसके बाद तक इसकी वैलिडिटी जो है वो आपके पास रहेगी, रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे। और बैच ये जब परचेज करोगे आप महापैक वाला, इसमें एनरोल करोगे तो आप लास्ट तक, एक बार बैच खत्म हो गया तो वो बच्चे चले जाएंगे, लेकिन महापैक वाले बच्चे बार बार दूसरे बच्चों के साथ में रिवीजन करते रहेंगे, सारे बैचेस उनको फ्री दिए जाएंगे, इस तरह के जो भी बैचेस आएंगे। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ये 2-4 ये 1000-1500 की बात है, तो आप एक कहते हैं ना कि ट्रेजर, खजाना लीजिए ना, आपको थोड़ी थोड़ी चीजों से क्या मतलब है। तो मैं तो कहती हूँ जाइए आप इस तरह से महापैक में, वैसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप निपुण बैच भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इसमें आपको बुक भी दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज से टेस्ट वो करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आपके बताइए 40 मॉक टेस्ट, 80 मॉक टेस्ट, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करके मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, ये Y489। चाहे वो आप महापैक खरीद रहे हैं या फिर निपुण बैच खरीद रहे हैं, कोई भी बैच को परचेज करने पर या टेस्ट सीरीज को या सैंपल पेपर को, बस आपको ये कॉमन कोड लगाना है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, राइट। और सारी पीडीएफ वगैरह सब जो है वो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कम्युनिटी पर जाना है, एक्सप्लोर ग्रुप पर जाना है, वहां पर सभी टीचर्स की अपनी इंडिविजुअल कम्युनिटी बनी हुई है, किसी भी को ज्वाइन करके, अगर आप मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं कम्युनिटी, मैं अपनी पीडीएफ वगैरह सब वहीं डालती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना है, और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम करते हैं कि आपको महापैक या निपुण बैच में कैसे एनरोल करना है, तो वो हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, सीधे जाना है आपको गूगल बाबा के पास, तो यहाँ पर टाइप करना है आपको गूगल, ठीक है, सर्च कर सकते हैं आप गूगल पर, ठीक है, राइट। तो ये आ गया आपका गूगल क्रोम, ठीक है। तो जैसे आपने गूगल ओपन किया, यहाँ पर सर्च करो अड्डा 24/7, जैसे आपने अड्डा 24/7 सर्च किया, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहां पर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा आपका अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, इस पर क्लिक करना है। देन सीयूईटी वाला ऑप्शन चुनेंगे आप, हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो हिंदी वाले पे क्लिक करना है, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश वाले पे, जो उस पर इंग्लिश नहीं लिखा सिर्फ हिंदी लिखा है, इसका मतलब ये कि ये इंग्लिश का है। फिर आपको क्या करना है, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तीनों के लिए निपुण बैच है ये, तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रहा आपका निपुण बैच। निपुण बैच में एनरोल करने के लिए सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देंगे। आप जो है लाइव आपको क्लासेस मिलेगी, 550 आवर्स की क्लास, 127 टेस्ट सीरीज और 32 ई बुक्स मिलेगी। इसके साथ में इसके फीचर्स आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा कि कब कौन सी क्लास होने वाली है, पूरा का पूरा यहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल में दिया हुआ है, और एक नहीं दो नहीं, आपको पूरे के पूरे ये देखिए सारा स्टडी प्लान भी यहाँ पर दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और लैंग्वेज में आपको जीटी इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस
निपुण बैच, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर कूपन कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489, कूपन कोड ओपन कर दिया आपने, लगा दिया, अप्लाई कर दिया। अभी कितना आ गया आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 6639, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। अगर आप महापैक लेना चाहते हैं तो भी आपको सेम कोड ही लगाना है, कूपन कोड लगाना है, राइट। तो बच्चे अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, सोचो मत। देखो तैयारी तुम्हें आज भी करनी है और थोड़े दिन बाद भी जाकर करोगे। जब बाद में करोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में पढ़नी पड़ेगी, अब पढ़ोगे तो एक डेप्थ में नॉलेज लेकर जाओगे। क्लियर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।